सुनने वालों के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो थोड़ा सा असहज करने वाला हो सकता है। हाँ, कैसा विचार? मतलब हम इंसान खुद को इस ग्रह का सबसे ताकतवर जीव मानते हैं ना। हम बड़े बड़े शहर बनाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए हमारे आसपास, हमारे शरीर के ऊपर और यहाँ तक कि हमारे भीतर एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। और विडंबना ये है कि ये अदृश्य दुनिया ही तय करती है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है उनमें कक्षा 8 विज्ञान के नोट्स से लेकर खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन के कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स शामिल हैं। जी। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही है कि सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इस अदृश्य दुनिया को पूरी वैज्ञानिक व्याख्या मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है। सही कहा। और इस विषय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन सूक्ष्म जीवों को करीब से देखते हैं ना, तो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। मैं तो ये सोचकर ही हैरान रह जाती हूँ कि कैसे विज्ञान के इतिहास में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, हाँ, जो कि एक कपड़ा व्यापारी थे, हाँ, उन्होंने पहली बार अपने बनाए लेंस के जरिए पानी की एक साधारण सी बूंद को देखा होगा। वो पल इंसानी समझ के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। एक बूंद के अंदर पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड बसा हुआ था। उन्होंने तो उन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा था ना। जी। और विज्ञान ने इन सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा है: जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक या फंगी, प्रोटोजोआ और शैवाल जिसे हम एल्गी कहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इन चारों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, हर एक का अपना एक अलग ही साम्राज्य है। बिल्कुल बताता हूँ। अगर हम जीवाणुओं की बात करें तो ये धरती के सबसे चरम स्थानों पर भी जिंदा रह सकते हैं, उबलते हुए एसिड वाले झरनों से लेकर अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ के नीचे तक। अरे वाह! और कवक की बात करें तो इसमें सिर्फ ब्रेड पर लगने वाली फफूंद नहीं आती, बल्कि यीस्ट जैसे एक कोशिकीय जीव भी आते हैं जो हमारे खाने का रूप ही बदल देते हैं। एकदम सही। और प्रोटोजोआ एक तरह से इस सूक्ष्म दुनिया के शिकारी हैं, जैसे अमीबा, जो दूसरे छोटे जीवों को खाते हैं। और शैवाल या एल्गी महासागरों में तैरते हैं, और वे असल में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। लेकिन इन चारों से परे एक और श्रेणी है जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया की रफ्तार ही रोक दी थी। आप विषाणु यानी वायरस की बात कर रही हैं? हाँ, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वायरस अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इन्हें पूरी तरह से जीवित भी नहीं माना जाता। सही कहा। वो असल में मृत और जीवित के बीच की कड़ी हैं। मतलब जब तक ये किसी सतह पर पड़े हैं, ये बस एक प्रोटीन के खोल में बंद जेनेटिक कोड है, धूल के कण की तरह निर्जीव। लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर में आते हैं, खेल पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसे थोड़ा गहराई से समझाएं। देखिए, वायरस के पास खुद की ऊर्जा बनाने या गुणन करने की कोई मशीनरी नहीं होती, इसलिए वे एक हैकर की तरह काम करते हैं। हैकर की तरह? हाँ, जब कोई वायरस किसी परपोषी यानी होस्ट की कोशिका के अंदर घुसता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पौधा, तो वो उस कोशिका के कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेता है। वो हमारी ही कोशिकाओं की मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने जैसे लाखों नए वायरस बनाने लगता है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो और कोविड-19 जैसे वायरस इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। जीवन को हैक करना, ये बहुत सटीक विवरण है। लेकिन अगर हम स्रोतों के दूसरे हिस्से पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये सूक्ष्म दुनिया हमेशा हमारे खिलाफ नहीं होती। बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण ही ले लीजिए, जैसे रसोई में दूध से दही बनना या ब्रेड का फूलना। यहाँ हम किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं कि ये कैसे काम करता है। जरूर। जिसे हम ब्रेड का फूलना कहते हैं, वो असल में यीस्ट के सांस लेने की प्रक्रिया है। जब यीस्ट आटे में मौजूद चीनी को तोड़ता है तो वो कचरे के रूप में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ये बुलबुले आटे में फंस जाते हैं, जिससे आटा या ब्रेड फूल जाती है। और यही विज्ञान दूध से दही बनने के पीछे भी है ना? हाँ, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई थी कि लैक्टोबैसिलस दूध को एसिडिक इसलिए बनाता है ताकि कोई दूसरा जीवाणु वहां जिंदा ही ना रह सके। बिल्कुल, वो अपने लिए एक सुरक्षित किला बना रहा है।
और हम इंसान उस स्वाद को दही के रूप में खाते हैं। पेनिसिलिन की खोज की थी। उन्होंने देखा कि एक प्लेट में फफूंद उगाई है और उसके आसपास के सारे हानिकारक जीवाणु मर गए हैं। मतलब फफूंद उन जीवाणुओं पर रासायनिक हमला कर रही थी। हमने सूक्ष्म जीवों के हथियारों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। सही कहा, लेकिन एंटीबायोटिक्स तो तब काम आते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमारियों से पहले ही बचने का जो तरीका है, यानी वैक्सीन, उसका विज्ञान और भी अद्भुत है। हाँ, तो वैक्सीन कैसे काम करता है? जरा इसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ श्रोताओं के लिए डिकोड करें। देखिए, वैक्सीन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की स्मृति या मेमोरी पर काम करती है। जब किसी को टीका लगाया जाता है तो शरीर में उसी बीमारी का बहुत ही कमजोर या मृत रोगाणु डाला जाता है, जो बीमारी तो पैदा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन शरीर का अलार्म सिस्टम उसे असली खतरा मान लेता है। जैसे हमारे शरीर के टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स खुफिया विभाग की तरह उसे पहचानते हैं और टी लिम्फोसाइट्स हमला करते हैं। बिल्कुल। और इस लड़ाई के दौरान शरीर जो एंटीबॉडीज बनाता है उसे शरीर की मेमोरी कोशिकाएं हमेशा के लिए याद कर लेती हैं, ताकि भविष्य में जब असली रोगाणु हमला करें तो शरीर पहले से तैयार रहे। एकदम सही। और 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक या स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज इसी सिद्धांत पर की थी। ये तो बहुत ही कमाल का विज्ञान है। ये तो हो गए वो सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र हैं, लेकिन अब चर्चा का रुख थोड़ा उन सूक्ष्म जीवों की ओर मोड़ते हैं जो हमारे लिए एक सीधा खतरा है, यानी रोगाणु या पैथोजेंस। हाँ, अगर सूक्ष्म जीव इतने मददगार हैं तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? और ये रोगाणु और रोगवाहक में क्या अंतर है? ये बहुत जरूरी सवाल है। कोई भी रोगाणु खुद चलकर हमारे शरीर तक नहीं आता, उसे एक रोगवाहक यानी वेक्टर की जरूरत होती है। जैसे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ, जैसे घरेलू मक्खी, वो खुद हैजा नहीं फैलाती, लेकिन जब वो गंदी जगहों पर बैठती है तो हैजा के रोगाणु उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और फिर जब वो हमारे खाने पर बैठती हैं तो उन्हें वहां छोड़ देती हैं। सही। और दूसरी तरफ मच्छर है जो मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है। मतलब मच्छर खुद बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक उड़ने वाली सिरिंज है जो प्रोटोजोआ को हमारे खून में डाल देती है। बिल्कुल। और यही संचरणीय रोगों यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस का मूल है, जो हवा, पानी या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैलते हैं। और ये सूक्ष्मजीव सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जंतुओं और पौधों को भी बीमार करते हैं ना? जी। एंथ्रेक्स नाम की बीमारी बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होती है, जो मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए घातक है। और स्रोतों में पौधों की बीमारियों का भी जिक्र है। नींबू में कैंकर की बीमारी जो जीवाणु से होती है, या गेहूं की रस्ट जो कवक की वजह से होती है, और भिंडी की पीत बीमारी जो वायरस से फैलती है। ये सब किसानों की उपज को बहुत कम कर देते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये रोगाणु हर जगह है, हवा में, पानी में, मक्खियों के पैरों पर, तो फिर हम अपना खाना लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रख पाते हैं? जैसे हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं, उससे कैसे बचें? यहाँ आता है खाद्य परिरक्षण का विज्ञान। तो इसे भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं। नमक और चीनी कैसे काम करते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए पानी चाहिए। नमक ऑस्मोसिस के जरिए मांस या अचार से नमी सोख लेता है। मतलब बैक्टीरिया का सारा पानी खिंच जाता है और वो मर जाता है। हाँ, और चीनी भी नमी को कम करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकती है। तेल और सिरका एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें बैक्टीरिया जीवित ही नहीं रह सकते। और तापमान का खेल भी तो है। उबालने से रोगाणु मर जाते हैं और फ्रिज में रखने से उनकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन वो जो लुई पास्चुर वाली विधि है, पास्चुरीकरण। हाँ, पाश्चुरीकरण को गहराई से समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ताकि रोगाणु मर जाएं। जी, लेकिन कुछ जीवाणु गर्मी से बचने के लिए अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेते हैं। इसलिए गर्म करने के तुरंत बाद दूध को अचानक से ठंडा कर दिया जाता है। ओहो, मतलब उन्हें पनपने का मौका ही नहीं मिलता। ये अचानक हुआ तापमान का बदलाव उनके सिस्टम को क्रैश कर देता है। बिल्कुल, जिससे बिना उबाले ही थैलीबंद दूध सुरक्षित रहता है। और चिप्स के पैकेट में जो निर्वात पैकिंग या नाइट्रोजन गैस भरी जाती वो भी इसीलिए होती है ना? हाँ, नाइट्रोजन गैस भरने से ऑक्सीजन हट जाती है, जिससे बैक्टीरिया सांस नहीं ले पाते और चिप्स खराब नहीं होते। नाइट्रोजन से याद आया, स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है। हवा में 78% नाइट्रोजन है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है, खासतौर पर प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन पौधे और जानवर इससे सीधे सांस के जरिए नहीं ले सकते। ये तो ऐसा है कि हम पानी के समंदर में हैं लेकिन प्यासे हैं। सही कहा।
और इस समस्या का समाधान प्रकृति ने नाइट्रोजन चक्र के रूप में दिया है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस नाइट्रोजन चक्र की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं। जरूर। इसका पहला कदम है स्थिरीकरण या फिक्सेशन। फलीदार पौधों जैसे मटर की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु बैठा होता है। ये जीवाणु या कुछ नीले हरे शैवाल और यहाँ तक कि आसमान से गिरने वाली बिजली भी हवा की नाइट्रोजन को सोखकर उसे घुलनशील यौगिकों जैसे नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। अच्छा, ताकि पौधे उसे इस्तेमाल कर सकें। जी, इसे उपयोग या असिमिलेशन कहते हैं। पौधे मिट्टी से इन यौगिकों को सोखकर प्रोटीन बनाते हैं। फिर जानवर और इंसान उन पौधों को खाकर वो प्रोटीन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये चक्र पूरा कैसे होता है? नाइट्रोजन वापस हवा में कैसे जाती है? यही इसका तीसरा चरण है, वापसी, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन और डीकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब जब पौधे या जानवर मर जाते हैं। हाँ, तो मिट्टी में मौजूद अपघटक यानी कवक और जीवाणु उस नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और कुछ विशिष्ट जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो उन नाइट्रोजन यौगिकों को वापस गैस में बदलकर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इस एक परफेक्ट साइकिल की वजह से दुनिया में हमेशा 78% नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। ये वाकई हैरान कर देने वाला संतुलन है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सूक्ष्म जीव भले ही हमारी नग्न आंखों से न दिखें, लेकिन वे हमारे अस्तित्व का आधार है। इसमें कोई शक नहीं है। वे हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं और पूरे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन वही रोगाणु बनकर हमारी जान भी ले सकते हैं। और सुनने वालों को ये याद रखना चाहिए कि आज उन्होंने जो भी जाना वो उनके रोजमर्रा के जीवन में हर जगह लागू होता है। हाँ, दही जमाने से लेकर पैकेट बंद चिप्स खाने और बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने तक सब कुछ इसी विज्ञान से जुड़ा है। जी बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर वे खुद सोच सकें। बताइए। आज हमने जाना कि ये अदृश्य सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को बनाते हैं, हमारे कचरे को नष्ट करते हैं और यहाँ तक कि हवा में नाइट्रोजन का संतुलन भी यही बनाए रखते हैं। तो जरा सोचिए, क्या सोचना है? क्या वास्तव में इंसान इस पृथ्वी को चला रहा है, या ये पूरी दुनिया असल में इन सूक्ष्म जीवों की ही है और हम सिर्फ उनके घर में रह रहे हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। शायद हम इंसान सिर्फ एक जरिया हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।